हेलो साथियों, नमस्ते। सिलेक्ट आईक्यू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। तो जैसा कि हमने एक नई श्रृंखला चालू की है, जिसमें हम यूपी को जानो के नाम से एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम यूपी के बारे में समग्र अध्ययन करने वाले हैं, जो एग्जाम ओरिएंट हमें मजबूत बनाएगा और परीक्षा में क्वेश्चन को टैकल करने में आसानी होगी। तो उसी श्रृंखला में हमने अभी तक आपको 3 क्लासें करा दी हैं, जिसमें कि इतिहास के बारे में हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास को समझाया जाना है। जितना भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हिस्ट्री में था, उसमें उसमें हमने आपको पढ़ाया है। तो अभी क्या है कि हमने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करके देखा। प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और इतिहास। प्रागैतिहासिक में क्या था, कोई एविडेंस नहीं थे। पाषाण काल का युग चलता है, उसमें स्टोन एरा जो था उसमें। फिर उसके बाद आता है आपका अधैतिहासिक, जिसमें सैंधव सभ्यता के बारे में। लिपि तो मिली, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं। अभी तक हम इतने सक्षम नहीं हो पाएगा उसको पढ़ लिया जाए। उसी तरीके फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझा कि उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में कौन कौन से साक्ष्य मिले, उनके बारे में समझा। फिर उसके बाद हम आज उसी के संबंध में आगे अध्ययन करने वाले हैं, जो हमारा ऐतिहासिक काल रहा है, जिसे वैदिक काल भी कहते हैं, लौह युगीन काल भी कहते हैं। इसमें साक्ष्य भी हैं और उसको पढ़ा भी जाता है और समझा भी जाता है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिले हैं और आगे चीजें उन्हीं पर आधारित रही हैं। कई सारे एवोल्यूशन हुए इसी में, कई सारे वेद लिखे गए, कई सारे महाकाव्य लिखे गए। इन्हीं सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, विधिवत चर्चा करेंगे। तो हमने जो 3 वीडियो पहले बनाई हैं, अगर आपको समझ में ये चीज़ तभी आएँगी जब आप पीछे से पढ़ के आ जाएँगे। तो अगर आप यूट्यूब पे इस नए देख रहे हैं तो आप उसको पहले अध्ययन कर लीजिए। तो सैंधव सभ्यता जैसे खत्म होती है, सिंधु घाटी सभ्यता को जैसे खत्म होती है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी एक नई सभ्यता का उदय होता है, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो उसी के संदर्भ में आज हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता किन-किन, कैसे-कैसे चली, कैसे-कैसे क्या उसमें रहे हैं, क्या-क्या उसका विकास हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में। अभी तक हम यहाँ पहुँचेंगे जब तक ऋग्वेद में पढ़ेंगे या उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, ऋग्वेद के बाद के काल को पढ़ेंगे। यहाँ पर मूर्ति पूजा का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं हुआ है। मूर्ति पूजा आपको मिलेगी जाके कहाँ पे? मौर्योत्तर काल में। मौर्य काल में भी नहीं, मौर्योत्तर काल में मिलेगी। तो जैसे-जैसे लोगों का किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, मान लो जैसे कि वर्षा हुई, ज़मीन से पेड़ उगा या फिर फसल हुई अच्छी, तो वर्षा के लिए इंद्र देव मान लिए गए, तो इंद्र की पूजा होने लगी। कोई मूर्ति या कोई आकार नहीं दिया गया, पर इंद्र देव की, वर्षा देव की पूजा होने लगी। ऐसे-ऐसे जब आगे बढ़े तो उनको लगा कि अग्नि से हमें डर लगता है, तो अग्नि से सुरक्षित रहने के लिए अग्निदेव की पूजा। तो भय, और एक तरफ भय था और एक तरफ विश्वास था। इन दोनों को एक संजोते हुए लोग चल रहे थे कि एक तरफ विश्वास था कि हमारी फसलें जो हैं वो अच्छी होंगी, ताकि इंद्रदेव, बारिश होगी तो अच्छी फसलें होंगी। उसी तरह आपके जब भय था कि कहीं आग ना लग जाए, कहीं जल ना जाए, तो उसी तरह अग्निदेव की पूजा होने लगी थी। इसी प्रकार धीरे-धीरे वेद लिखे गए, ऋषि-मुनि, कई सारे ऋषि-मुनियों की चर्चा हुई। उन सब पे हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी शायद वीडियो इस आज की थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हम लोग पूरा अध्ययन करें तो डूब के पढ़ें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक काल एक लौह युगीन काल भी कहा जाता है। लौह युगीन काल से तात्पर्य ये रहा कि लोहे का आविष्कार हो चुका है। धीरे-धीरे कृषि की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कृषि वहीं पर होगी जहाँ पे पानी के साधन हो, उपजाऊ भूमि हो। तो आप देखेंगे कि भारत के उत्तर-पश्चिम वाले एरिया में, जहाँ पे पंजाब है, हरियाणा है, गंगा यमुना का मैदान है, सिंधु सभ्यता है, यहाँ पे इस संस्कृति का ज़्यादा विकास हुआ है। फिर इसके बाद धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ और पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो लौह युगीन सभ्यता थी। इसके जो एविडेंस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मिले हैं? लौह युगीन संस्कृत के जो अछिन्न है, बरेली के पास पड़ता है, हस्तिनापुर है, मेरठ है, मथुरा है, श्रावस्ती। इन स्थानों से जो एविडेंस मिले हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति से ये पता चला कि ये इसी कालखंड के थे, इतने 1500 हजार वर्ष के पूर्व के थे। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया। और यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली, जैसे हमें पता लगा कि लौह युगीन थे। यहाँ पे लोहे की धातुएं मिली,
और भट्टियां मिली, ये सारी लौह की थी, लोहे की थी, जिससे हमने कहा कि इस काल को लौह युगीन काल कहा गया। फिर इस लौह युगीन काल के बाद आती है अपनी वैदिक सभ्यता। इसी कालखंड में चल रहे हैं हम लोग, पैरेलल चल रहे हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो आई वो सैंधो सभ्यता के बाद है। इस सभ्यता के, सैंधो सभ्यता के बाद एक नवीन सभ्यता का जन्म होता है, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। सैंधो सभ्यता, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता आई। तो इसमें क्या हुआ, इसे हम नवीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जिसे वैदिक या आर्य सभ्यता कहते हैं। आर्य का मतलब क्या हुआ? आर्य एक सांस्कृतिक शब्द है, जिसका साफ अर्थ होता है कि कुलीन, श्रेष्ठ वर्ग, इस तरीके से वर्ग लिया है। वैदिक सभ्यता कहते हैं या आर्य सभ्यता। ये आर्य लोग, आपने पढ़ा होगा कि आर्यावर्त, भारत देश एक आर्यावर्त कहलाता था, वो यहीं से आया था। आर्यावर्त का निवास भारत के वेस्टर्न एरिया पे ज्यादा था, भारत के वेस्टर्न एरिया पे ज्यादा था। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो वेस्टर्न एरिया पे थी, आर्य लोग यहीं पे बसे थे, क्योंकि सिंधु नदी का उद्गम पूरा ये एरिया, और यहीं पे आपके क्या कहते हैं, गंगा यमुना मैदान पाया जाता था। तो यहाँ के नदी तंत्र बहुत ही अच्छे थे और यहाँ पे उपजाऊ भूमि थी, तो इसलिए आर्य लोगों का निवास भी यहीं पे था। यहीं से वैदिक सभ्यता का उद्गम होता है। धीरे धीरे ये चीजें पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक फैली हुई थी। यहाँ पे कई सारी नदियां थी, नदियां जिसमें आपकी सिंधु नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी उधर से आके बंगाल के पास। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं सिंधु नदी, जिसमें सिंधु नदी, गंगा, यमुना, यमुना न लिख लो, सरस्वती लिखो, सरस्वती। 7 नदियों की चर्चा यहाँ पे हुई। सतलुज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, इन सब नदियों की यहाँ पे चर्चा हुई। अब ये कालखंड जो है आपका कितना चला, वैदिक सभ्यता कितने साल, कितनी ईयर तक चली है, ये देख लेते हैं। 1500 से 1600 बीसी रहा है, ठीक। इसका विस्तार खंड जो देखा जाए, और ये कितने कालखंडों में विभाजित हुई? ये सामान्यतः 2 कालखंडों में विभाजित पाई जाए, जिसमें कि एक ऋग्वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 तक जाता है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 तक जाता है। तो अब हम आगे की क्लास जो पढ़ेंगे इसके बाद, तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसके बाद की जो स्लाइड होगी उसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में ऋग्वैदिक काल के क्या महत्व रहे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और उत्तर वैदिक काल के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन सब के बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमने इतना इसलिए बताया ताकि हम डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते थे कि उत्तर प्रदेश के ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के, लेकिन नहीं, हमने विस्तृत आपको बताया कि पहले लौह युगीन थी, उसके बाद इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के रूप में जाना गया। वैदिक सभ्यता कैसे आई? जब सैन्य सभ्यता खत्म हुई उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, जिसके कालखंड क्या थे? 1500 से 1600 तक, 1500 से 1600 बीसी तक रहा है। इसका विस्तार पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक रहा है। ये कालखंड 2 भागों में विभाजित हुआ है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 तक गया है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 तक गया है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हमने अभी जाना कि उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बारे में, कि कालखंड हमारा कितने भागों में डिवाइड हुआ? 2 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल चलता है 1500 से 1000 तक, उत्तर वैदिक काल चलता है 1000 से 600 ईस्वी तक, सॉरी बीसी तक, ईसा पूर्व तक। तो अब हम समझेंगे उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक काल के क्या प्रमाण रहे, कैसे रहे, इन सब को बात समझेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के क्या खंड रहा, इसको समझेंगे। एक शॉर्ट में ही समझ लेते हैं, क्योंकि इसका विस्तृत अगर अध्ययन करना है तो हमें हिस्ट्री की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। कभी अगर ऐसा मौका लगा तो हम हिस्ट्री में जब आपको पढ़ाएंगे तो उत्तर वैदिक काल, सॉरी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें कौन से देवता हुआ करते थे, कौन कौन से इसके ऋषि हुआ करते थे, इसके यज्ञ कराने वाले को क्या कहते थे, इसके संबंध में किसका अध्ययन किया जाता है, इन सब के बारे में, इसकी जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति कैसी रही है, कैसा इनका कल्चर रहा, इन सब पे अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन इसमें विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो ऋग्वैदिक काल को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसके जो हमको प्रमाण मिले वो कैसे हम मानेंगे कि ऋग्वैदिक काल ये है। तो इसका जो साक्ष्य रहा है ऋग्वेद से ही प्राप्त हुआ, जिसके प्रवर्तक आर्य लोग थे। आर्य लोग को माना जाता है कि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आर्य कौन थे? आर्य, जैसा कि हमने बताया, एक सांस्कृतिक शब्द है। सांस्कृतिक एक संस्कृत शब्द है।
एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है, किसी भी संस्कृत शब्द का एक अर्थ होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है, जिसमें इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ और कुलीन लोग हुआ करते थे, जिन्हें हम आर्य लोग कहते हैं। आर्यों का अधिकतर निवास हमने पढ़ा होगा कि भारत एक आर्यावर्त देश के नाम से भी जाना जाता था। तो आर्य लोग हमेशा उत्तर और पश्चिम एरिया में, जहाँ पे सिंधु नदी और गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है, वहीं पे ये निवास करते थे। फिर धीरे 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 पूरे उत्तर पूर्व भारत में फैलने लगे थे। तो ये आर्य परिभाषा रही है। फिर इनका विस्तार कहाँ तक रहा है, अफगानिस्तान से लेकर वर्तमान का जो पंजाब क्षेत्र है उस रीजन में पाए जाते थे। ये एक सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। सप्त सैंधव प्रदेश किस लिए कहलाता था? सप्त सैंधव प्रदेश इसलिए कहलाता था क्योंकि ये 7 नदियों का समूह हुआ करते थे इस प्रदेश में, इसलिए सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान में पंजाब को 5 नदियों के नाम से जाना जाता है, पंजाब इसलिए 5 नदियों के नाम से पड़ा है पंजाब। उसी तरीके से सप्त सैंधव प्रदेश, हमने जो कुछ भी आजकल सीखा है वो पीछे से ही कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वो अटैच रहता है। जैसे सप्त सिंधु रहा, पंजाब रहा तो 5 नदियों का रहा, सप्त सिंधु 7 नदियों का रहा। तो वो नदियां कौन थी? सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम नदियां थी। तो कुछ नदियां हैं यहाँ पे हमने लिख रखी है, जिसमें इनका हमने जिक्र किया है कि इनका प्राचीन नाम क्या था, पहले उन्हें किस नाम से जानते थे और वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। अभी ये क्वेश्चन यहाँ से बना था आईएएस में, अभी यूपीएससी में पूछा गया है, 2026 में क्वेश्चन आया था। आप चाहे उठा के देख लेना यूपीएससी का पेपर। अक्षनी, चिनाब, विपाशा को व्यास कहते थे, परशुनी रावी को कहते थे, वितिस्ता झेलम को कहते थे, कुंभा काबुल नदी को कहते थे, गोमल गोमती नदी को कहा जाता था। इसी तरीके यहाँ भी हमने लिख दिया है। ये सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता था, सतुदी सतलज नदी को कहा जाता था, कुमु कुर्रम नदी को कहा जाता था, दुष्दती गग्गर नदी को कहा जाता था। तो ये हमारी कुछ नदियां रही हैं जिनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में ये घटनाएं घटी हैं। इससे ऋग वैदिक काल से, ऋग्वेद से हमें ये सब नदियां प्राप्त होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऋग वैदिक काल में मूर्ति पूजा होती थी, तो नहीं होती थी, क्योंकि ऋग वैदिक काल में सिर्फ हम लोग प्रकृति की पूजा करते थे। जैसे इंद्र देव हुए, या फिर क्या कहते हैं जल देवता हुए, अग्नि देवता हुए, पशुपति देवता हुए, ऐसे पूजा हुआ करती थी। आपको जो मूर्ति पूजा मिलेगी आपको जाके मौर्योत्तर काल के आसपास। तो अब हम लोग चलते हैं अपने उत्तर वैदिक काल की तरफ। ऋग वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया। तो उत्तर वैदिक काल का कैसे आधार मिलता है, कैसे क्या साक्ष्य मिलते हैं? उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद के आधार पर एक विकसित जो संहिताएं थी, संहिताएं मतलब जो भी उपन्यास ग्रंथ लिखे जा रहे थे उनको जो भी विकसित हुआ, जैसे आपका सामवेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, अथर्ववेद हुआ, ब्राह्मण हुआ, अरण्यक हुआ, उपनिषद हुए, इन सब से हमें उत्तर वैदिक काल के कल्चर का पता चलता है। तो जो भी संहिताएं रही हैं ऋग्वेद के बाद की, उससे ये लिखी गई, तो उनसे ये उत्तर वैदिक काल के खंड के बारे में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। इसको अलग अलग इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे कई सारी असमानताएं देखी गई। यहाँ की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति थी यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गई थी। यहाँ पे महिलाओं को बराबर अधिकार था, यहाँ पे महिलाओं का अधिकार कम होने लगा था। इसलिए इनको अलग अलग करके पढ़ लेते हैं, तो ताकि आसान भी रहता है। क्योंकि इनका विस्तार कहाँ था? उत्तर भारत में, उत्तर भारत से लेकर बंगाल तक, यूपी तक पूरा विस्तार हुआ करता था। ये इनका जो केंद्र बिंदु रहा है, इनका जो केंद्र बिंदु रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि उत्तर वैदिक काल का जो केंद्र बिंदु रहा वो दोआब क्षेत्र रहा। दोआब क्षेत्र, उस समय इसको मध्य देश के नाम से भी जानते। दोआब का मतलब हुआ कि दो नदियों के मध्य की भूमि को दोआब भूमि कहते हैं। दो नदियों के मध्य भूमि कौन सी थी? एक सिंधु नदी थी, एक यमुना नदी थी, सरस्वती नदी थी। ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था कि जहाँ पे बहुत उपजाऊ भूमि पाई जाती, कृषि की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसलिए इस क्षेत्र को दोआब क्षेत्र में ज्यादा विकसित हुई उत्तर वैदिक सभ्यता। क्योंकि लौह युगीन तो लौह का आविष्कार हो ही गया था, खेती बाड़ी करने में आसानी होने लगी थी। ठीक, अब इसके कुछ राज्य हुआ करते थे। राज्य कहाँ पे थे? इसके मेरठ में था, एक दिल्ली में थानेश्वर, यहाँ पे इनका विस्तार पाया जाता था। इनकी राजधानी क्या थी? असंधिवत इनकी राजधानी थी, जो वर्तमान में हस्तिनापुर के पास पाई जाती है। ठीक, राजा इनके कौन से? उद्दालक है, अरुणी, जो छंदोगत उपनिषद से इनका प्रमाण मिलता है। अब इसका प्रमाण आप कहाँ से पाओगे कि ये राज्य कहाँ से थे?
तो आप इसका प्रमाण पाओगे कि ये राज्य कहाँ पे थे। तो आप इसको कह सकते हो कि भैया छंदोगत उपनिषद में ये प्रमाण मिलता है कि मेरठ दिल्ली थानेश्वर की राजधानी जो थी आसंदीवत थी, हस्तिनापुर में है, जिसके राजा कौन थे, उद्दालक अरुणी जिसे कहा जाता है। उद्दालक अरुणी एक प्रसिद्ध राजा थे उस समय यहाँ के। इसी तरीके पंचाल का विस्तार हुआ है। पंचाल बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि एरिया में पूरा विस्तृत थे। इनकी राजधानी क्या थी, कंपिल थी। प्रसिद्ध राजा कौन थे, द्रुपद। ये द्रुपद राजा महाभारत के से संबंधित थे। ये इनकी उपाधि क्या थी, यज्ञसेन थी। इसी कालखंड में कई सारे ऋषि हुए जो वेदों और ग्रंथों की रचनाएं हुई। तो इसी कालखंड में थे कई सारे ऋषि हुए, जिसमें भरद्वाज थे, यज्ञवल्क्य थे, वरिष्ठ विश्वामित्र थे, वाल्मीकि थे, आदि सारे कवि थे इस उत्तर वैदिक काल में पाए गए। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो अपने को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने लोगों को शेयर कर लीजिए। तो जैसा कि हमारा ये यूपी का श्रृंखला चल रही है, यूपी को जानो, जिसमें हम यूपी के समस्त छोटे छोटे टॉपिक पे आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। अगली जो क्लास होगी हमारी महाजन काल से होगी, उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में समझेंगे, कौन कौन से स्थल हैं, क्या है, इन सब के बारे में धीरे। अभी हमारा इतिहास चल रहा है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी चलेगी। ऐसे ये चैप्टर आपका निरंतर बढ़ता रहेगा। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जीवन का सत्य है मृत्यु, और हमारे आपके जीवन का सत्य है किताबें। तो उठा लीजिए किताबें, मस्त पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।